तो ये एक्सेल की फाइल जो है ये 227 के रोज थी इसके अंदर जो इंपोर्ट हो गई, और ये डेटा मॉडल में चला गया। मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा डेटा मॉडल में डेटा। उसके बाद फोल्डर को कैसे इंपोर्ट करना है, फ्रॉम फाइल पे जाएं तो लास्ट ऑप्शन है फ्रॉम फोल्डर का। इसकी चीजें ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें काफी सारे स्टेप्स हैं और काफी सारे पॉइंट हैं जो ज़हन में रखने वाले हैं। हमारे पास पावर पिवट के अंदर ये फोल्डर था। अब देखें पावर पिवट का जब मैं फोल्डर ओपन करता हूँ उसके पास मेरे पास दो फोल्डर्स आते हैं, एक बंडल्स का और एक टॉपअप का है। ये फोल्डर के अंदर क्या है मैं यहां से नहीं देख सकता। आप एक फोल्डर सेलेक्ट करें, उसे ओके करें, इस तरह से फोल्डर पाथ आ जाएगा, उसे ओके कर दें। सबसे पहले कंटेंट बाइनरी है, उसके बाद फाइल का नाम क्या है, वो सारे फाइल नेम आ रहे हैं। फाइल एक्सटेंशन, याद रखें कि जब भी आप कोई फोल्डर से डेटा इंपोर्ट करते हैं उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स आपने रखनी है वो एक ही फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, उनकी फाइल एक्सटेंशन एक जैसा हो। अगर तो वो CSV फाइल है या नोटपैड फाइल है तो फिर उसका शीट नेम जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक्सेल की फाइल्स हैं तो उन सब का शीट नेम भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो उस टेबल के अंदर उस डेटा को इंपोर्ट करेगा। उसके बाद कब ये एक्सेस की गई, कब क्रिएट की गई, वो सारी, और इसका जो फोल्डर का पाथ है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें एक कंबाइन का ऑप्शन है, एक लोड का ऑप्शन है, और एडिट और कैंसिल है। कंबाइंड में जो सेकंड ऑप्शन है कंबाइंड एंड लोड, कंबाइन क्या करेगा कि ये सारी की सारी फाइल जो 24 फाइल्स हैं इनका एक ही टेबल बना देगा। अगर आप डायरेक्टली लोड करेंगे तो ये 24 टेबल बनेंगे। आप कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करें, अब उसने फर्स्ट फाइल, अब ये देखें ये सारी की सारी फाइल्स हैं, आप किसी का भी सैंपल चेक कर सकते हैं यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट फाइल का डेटा एज अ सैंपल आपको शो करता है। उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, टू फर्स्ट 200 रोज हैं, एंटायर डेटा सेट भी आप देख सकते हैं, और इसके डिलिमिटर भी उसने दिया हुआ है क्या है, कॉमा, वो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया है। अगर आप समझते हैं कि ये नहीं है कुछ और है तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसे ओके कर दें, क्यूरी रन होगी और ये डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, वो है नंबर ऑफ रोज। जब ये डेटा लोड हो रहा है तो ये 1 मिलियन से, या जो हमारे एक्सेल की कैपेसिटी है डेटा इंपोर्ट करने की, उससे ज्यादा रोज टेबल में इंपोर्ट करेगा। देखिए 1.3 मिलियन तक की रोज हो चुकी हैं एक टेबल के अंदर इंपोर्ट। पहले उसने लोड की, लोड करने के बाद टेबल में टेबल की सूरत में पावर पिवट में जाके उसने डंप कर दी। अब दूसरा हमारे पास एक और फोल्डर था, अ, उसका भी सेम पाथ है, और टॉपअप के नाम से ये भी इंपोर्ट कर लें। उसी तरह से तमाम फाइल्स, उसकी एक्सटेंशन और उसका सारा डेटा। कंबाइन पे क्लिक करें, कंबाइन एंड लोड पे क्लिक कर दें। अब अगर आपने ऑप्शंस में जाके वो जो मैंने आपको सेटिंग स्टार्ट में बताई थी वो नहीं की होगी तो ये डायरेक्टली एक्सेल शीट के अंदर डेटा को लोड करना शुरू कर देगा। नुकसान ये होगा कि जब वो 1 मिलियन से रोज क्रॉस करेंगी तो आपको पावर पिवट एरर दे देगा, या पावर क्वेरी की तरफ से आपको एरर आ जाएगा, या एक्सेल के अंदर इससे ज्यादा डेटा आप लोड नहीं कर सकते। ये तकरीबन 2.6 मिलियन रोज हैं जो कि ऑलमोस्ट दो शीट दो एक्सेल शीट्स की कैपेसिटी से भी ज्यादा रोज हैं इस टेबल में इसने इंपोर्ट किया। अब मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ, पावर पिवट और डेटा मॉडल। एक शीट 1 के नाम से है जो एक्सेल से हमने इंपोर्ट किया था, जो रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट थी।
अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो उसको राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं आप टेबल नेम। अच्छा, चूंकि ये टेबल पावर क्यूरी से क्रिएट किया गया था तो इसको इसके ऊपर जो भी एक्टिविटी करनी है वो हम पावर क्यूरी से ही कर सकेंगे। उसके बाद एक बंडल्स के नाम से और एक टॉपअप के नाम से, ये 3 टेबल हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गए। इनका डायग्राम व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट है, ये ये भी फोल्डर से लिया गया डेटा है और ये भी फोल्डर से लिया गया। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस डेटा के हवाले से, इसके अंदर जो रिटेलर आईडी है वो यूनिक है। रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट में जो शीट 1 के अंदर रिटेलर आईडी है ये यूनिक है। पावर पिवट के अंदर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं 1 टू मैनी या 1 टू 1। आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। अब बेसिकली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए के अंदर फॉर एग्जांपल 10 कॉलम है, कोई एक कॉलम ऐसा है जिसके अंदर वैल्यूज यूनिक है, डुप्लीकेशन नहीं है। और टेबल बी के अंदर उसी के तरह का एक कॉलम है जिसमें यूनिक वैल्यूज नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज पे आ रही हैं। तो ये 1 टू मैनी बनेगा, यानी कि टेबल ए के अंदर तो वो वैल्यू एक ही मरतबा आ रही है, लेकिन टेबल बी में वो वैल्यू रिपीट होती जा रही है। तो इसको हम कहते हैं 1 टू मैनी रिलेशनशिप। और 1 टू 1 क्या है कि टेबल ए में भी वो एक सिंगल टाइम आ रही है और टेबल बी के अंदर भी 1 टाइम आ रही है। यूनिक वैल्यूज है, प्राइमरी की है, जिसकी वजह से 1 टू 1 रिलेशनशिप बनेगा। पावर पिवट के अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते, वो आपको एरर दे देगा। अलबत्ता जब ये पावर बीआई में जाते हैं तो वहां पर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जो भी रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे वो 1 टू मैनी होगा। बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये रिटेलर आईडी है रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट की, जिसमें यूनिक आ रही है रिटेलर आईडी। फिर रिटेलर आईडी टॉपअप के अंदर RET_ID के नाम से आ रही है, और रिटेलर आईडी बंडल्स के अंदर RET_ID के नाम से आ रही है। पहले मैं आपको बताता हूं अगर हम इसका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते तो क्या उसका नुकसान होगा, और उसके बाद मैं आपको रिलेशनशिप बिल्ड करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मुझे इस डेटा के ऊपर सब रीजन वाइज डेटा को समराइज करना है। अब मेरे पास डेटा क्या क्या है, एक तो मेरे पास शीट ए में करंट बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस है। मेरे पास रीजन भी आ रहा है यहाँ पर, इजीली मैं सब रीजन का एक पिवट लगाऊंगा और सब रीजन वाइज समराइज कर लूंगा। फिर बंडल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर सब रीजन नहीं आ रहा, और मुझे इसका रेवेन्यू और फी रेवेन्यू रिकॉर्डेड, ये दोनों चीजें सब रीजन लेवल के ऊपर समराइज करनी है। तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी शीट 1 की या रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट की। उसके ऊपर मैं रिलेशनशिप बिल्ड करके उसके रीजन को यूज करते हुए इन दोनों कॉलम को सम कर सकता हूँ। इसी तरह टॉपअप में ट्रांजैक्शंस और ML अमाउंट को अगर मैं सम करना चाहूँ रीजन के ऊपर, तो भी मुझे शीट 1 के रीजन की जरूरत पड़ेगी। अब पहले मैं आपको यहाँ पे पिवट लगा के दिखाता हूँ। इंसर्ट टैब में जाना है आपने और पिवट टेबल पे क्लिक करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम उसको रेंज दे देते हैं, यहाँ पे हम टेबल या रेंज नहीं देंगे, उसको डेटा सोर्स कनेक्शन दे देंगे। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास 2 टैब आ रहे हैं, कनेक्शंस का और टेबल्स का। कनेक्शंस, टेबल्स। टेबल्स में मैंने क्लिक किया तो वहां पर मेरे पास एक प्रॉपर डेटा मॉडल बना हुआ है जिसके अंदर 3 टेबल आ रहे हैं। मैं ये 3 टेबल क्लिक करके ओपन करता हूं और फिर लोकेशन देता हूं किस जगह पे मैंने ये पिवट लगाना है, उसके बाद ओके कर दूंगा तो मेरे पास एक पिवट टेबल बन गया। राइट साइड पे देखें 3 टेबल आ रहे हैं, बंडल्स, शीट 1 और टॉपअप। लेकिन इन तीनों टेबल्स के दरमियान में ना एक लाइन आ रही है। ये लाइन शो करती है कि इन टेबल्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर आप किसी एक टेबल को दूसरे टेबल की बेस के ऊपर समराइज करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहां से मैं रीजन को रोज में ऐड करता हूं और यहीं से मैं ओपनिंग बैलेंस को कर लेता हूं। तो ये देखें ओपनिंग बैलेंस हर एक सब रीजन का सम हो गया है।
अच्छा, अब मैं यही काम करता हूं बंडल्स में जाके, और रेवेन्यू को भी मैं सम कर लेता हूं। अब गौर करें कि रेवेन्यू का जो सम है, ये हर एक रीजन के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, और ग्रैंड टोटल में भी वही वैल्यू आ रही है। और साथ ही जो रिलेशनशिप, जो मेरा पिवट टेबल का फील्ड थी, वहां पर एक रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में भी नीडेड के नाम से उसने एक पॉपअप हाईलाइट कर दिया है। जब तक ये रिलेशनशिप नहीं होगा तो मेरा डेटा समराइज नहीं होगा। अब मैं आपको रिलेशनशिप यहां से भी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने पावर पिवट से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिटेलर आईडी को आपने पकड़ना है। अच्छा, ये हमने कौन सा टेबल समराइज किया था, बंडल्स का। रिटेलर आईडी को पकड़ें और बंडल्स के रिटेलर आईडी पे जाके ड्रॉप कर दें। ये देखें, रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। ये एरो का जो साइन है, ये शो करता है कि रिलेशनशिप इन दो टेबल्स के दरमियान में है। और अगर आप इस एरो के ऊपर या इस लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो कॉलम हाईलाइट हो जाते हैं जिनके ऊपर रिलेशनशिप बना हुआ है। अब आ जाएं इस फील्ड के अंदर, यहां पर भी देखें टोटल वैल्यू वही है, लेकिन सब रीजन के ऊपर ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये कुछ इस तरह से समराइज हो चुकी है। इसी तरह से अब एक टेबल रह गया हमारा, ये देखें दरमियान में एक और लाइन आ रही है टॉपअप का। अब टॉपअप में मैं अगर एमएल अमाउंट जो है वो भी इसी टेबल में फेंकूं, तो फिर वही जो सम है वो सबके सामने एक जैसा शो हो रहा है, और रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में भी नीडेड के नाम से एक पॉपअप आ गया है। मैं इस क्रिएट पे क्लिक करता हूं। अब यहां से भी मैं रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूं। तो मेरा टेबल कौन सा था, टॉपअप का कॉलम है रिटेलर आईडी, और फिर शीट 1, और यहां से भी रिटेलर आईडी, और ओके कर। जैसे मैंने ओके किया, लाइन भी खत्म हो गई है दरमियान से, और डेटा भी ठीक से समराइज हो गया। आई होप कि आप लोगों को रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ताकि हम इसको मजीद डिटेल में ले जा सकें। कोई आपका जो डेटा जिसके ऊपर आप लोग काम करते हैं उसके हवाले से, कोई इस रिलेशनशिप के बिल्ड करने में कोई चीज समझ ना आई हो, उसके हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी नुमान साहब, समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा अमित भाई, हमारे पास डेटा होता है साइट आईडी वाइज कि एक साइट के ऊपर कुछ एसेट लगा हुआ है, लाइक डीजीज पड़े हुए हैं, फिर उसी साइट आईडी के साथ कुछ बैटरीज का डिफरेंट डेटा होता है। तो हम जब पावर बोर्ड में लाएंगे तो हम साइट आईडीज को इसकी रोज में रखेंगे और इसके सब साइट आईडी के ऊपर मतलब रिलेशन बिल्ड करेंगे, जो क्योंकि लोएस्ट यूनिक तो हायरार्की है साइट आपकी, आईडी होगी। अभी जो मैंने आपको डेटा दिखाया था इसमें सबसे लोएस्ट हायरार्की जो थी वो रिटेलर आईडी था। रिटेलर के ऊपर उसकी आरएसओ है, फ्रेंचाइज है, फिर रीजन है। तो आपके केस में सबसे लोएस्ट हायरार्की में साइट आएगी। फिर उस साइट के ठीक ऊपर है। उसका जो ग्रिड है या क्लस्टर है या रीजन जिस तरह से, तो जो लोएस्ट होती है उसके बेस के ऊपर हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और अगर वो डुप्लीकेट हो जाए तो फिर नहीं कर पाएंगे, फिर मतलब फिर रिलेशनशिप कोई बिल्ड नहीं उसका होती। वे अराउंड वर्क अराउंड। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर अब देखें, इसमें भी रिटेलर आईडी है और इसमें भी रिटेलर आईडी है। जब मैं इसको उठाऊंगा बिल्कुल और है। यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास एक एरर आ गया। और एरर क्या है, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज ईच कॉलम कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यूज। वो कह रहा है किसी एक कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज का होना जरूरी है। एक और भी सूरत होती है, आपने टेबल क्रिएट किया, उस टेबल को क्रिएट करने के बाद डेटा मॉडल में लेके आए, और उस टेबल के लास्ट पे ब्लैंक रो बच गई हुई, एक या दो रोज ब्लैंक थी, तो भी रिलेशनशिप आप बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा अभी तो ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हायरार्की बनाते हुए कोई मसला हो गया, हमने लोएस्ट हायरार्की से नहीं रिलेशन बनाया, तो उससे लोअर जो हायरार्की के अंदर डाटा है वो गलत हो जाता है अक्सर। वो उसका क्या मतलब होता है, किस तरह से समराइज होता है वो उससे लोअर मैं वाले आपको में? एग्जांपल देता हूं कि आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया फ्रेंचाइज आईडी के ऊपर। आपके पास किसी एक टेबल के अंदर फ्रेंचाइज आईडीज यूनिक थी,
और बाकी टेबल्स में लोएस्ट हायरार्की थी रिटेलर आईडी। आपने फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। अब होगा क्या, साइट के केस में भी अगर आप इसको ले लें, होगा ये कि प्रीवियसली वो जिसके साथ टैग थी वो उसी के साथ अचीवमेंट दिखाएगी, वो करंट हायरार्की के ऊपर अचीवमेंट नहीं दिखाएगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज रिलेशनशिप बिल्ड करता हूं, तो मेरा रिटेलर आज अगर एक्स फ्रेंचाइज के साथ है लेकिन वो पिछले साल वाई के साथ था, तो यहां पर भी वो अचीवमेंट वाई के साथ ही दिखाएगा, एक्स के साथ नहीं दिखाएगा। लेकिन नॉर्मली जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, कंपैरिजंस कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करंट हायरार्की या करंट टैगिंग के ऊपर जाके चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं कि आज नवंबर 2020 में जो साइट्स टैग हैं इनकी परफॉर्मेंस पिछले साल क्या थी और इस साल क्या है, और हम उसको सम अप करते जाते हैं ग्रिड और रीजन लेवल के ऊपर। लेकिन अगर हम वो करंट हायरार्की यूज नहीं कर रहे होंगे या टैगिंग, हमारी जो रिलेशनशिप ठीक नहीं बिल्ड होगा, तो फिर वो नंबर्स जो है वो ठीक से समराइज नहीं होंगे। ठीक है सर, समझ आ गई। हो सकता है सेंट्रल ए के अंदर पिछले साल 2000 साइट्स थी, अब कुछ एरिया कट करके सेंट्रल 2 के पास चला गया, 2000 में से 600 साइट्स उस तरफ शिफ्ट हो गई। अगर हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे साइट लेवल का, फिर तो ठीक है, हमारी जो समरी है वो ठीक आ रही होगी। अगर हम रिलेशनशिप किसी और हायरार्की का बिल्ड करते हैं, साइट की टैगिंग पुरानी ही यूज हो जाती है, तो फिर आज भी हमें वो सेंट्रल ए के अंदर 2000 साइट्स ही दिखाएगा। आबिद भाई, लोएस्ट हायरार्की का क्या मतलब है इस टेबल में? लोएस्ट हायरार्की है जो एक तो मैंने प्राइमरी की का वर्ड यूज किया था, जो यूनिक है, या जो सबसे उस डेटा सेट के अंदर सबसे छोटा डेटा पॉइंट आप कह सकते हैं। जैसे रीजन है, रीजन एक बिगर लेवल की पिक्चर है, उस रीजन के अंदर बहुत सारे ग्रिड आ रहे होते हैं, हर ग्रिड के अंदर बहुत सारी फ्रेंचाइजेस आ रही होती हैं, फ्रेंचाइजेस के अंदर आरएसओ होते हैं, आरएसओ के अंदर रिटेलर होता है, तो रिटेलर हमारी लोएस्ट हायरार्की होगी। ठीक है। अगर इस डेटा सेट के अंदर कस्टमर होता तो फिर हमारी लोएस्ट हायरार्की कस्टमर बेस आ जाती। मींस कि जो एंड यूजर हमारा होता है वो हमारी लोएस्ट हायरार्की है। एग्जैक्टली, सिंपल वर्ड में। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बेसिकली क्या चीज है? सर जिसमें यूनिक हमारे पास कोई आइडेंटिफायर ना हो, तो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, दोनों में ही डुप्लीकेट आ रहे हों जहाँ पे। हाँ जी, उसको उसके ऊपर जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो मैनी टू मैनी होता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम एसक्यूएल में भी बना सकते हैं, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो हम पावर बीआई में भी बना सकते हैं, लेकिन पावर पिवट के अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम बिल्ड नहीं कर सकते। यहां तक समझ आ गया? आगे चलें। आज मैं मेरी कोशिश है कि आज के दिन में ना हम डेटा इंपोर्ट को कंप्लीटली डिस्कस कर लें, ताकि कल के दिन में हम डेटा समराइज की तरफ जा रहे हूं, हम डेक्स फंक्शन को बड़ी डिटेल में मैं चाह रहा हूं कि इस सेशन में हम डिस्कस करें। अच्छा जी, नेक्स्ट एक हमारे पास और तरीकाकार था, वो एसक्यूएल सर्वर से हम डेटा लेना है, किस तरह से लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि एक्सटर्नल डेटा के साथ भी आप काम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर रहते हुए। अब वो डेटा आप डेटा मॉडल के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको सर्वर चाहिए। तो सॉरी, मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करता हूँ ताकि यहाँ से। एक तो ये है कि आप डेटा मॉडल के अंदर रहते हुए फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करें, और दूसरा जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने पावर क्यूरी से डेटा इंपोर्ट करना है। तो पावर क्यूरी में आप फ्रॉम डेटाबेसेस, फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस पे आए, यहाँ पे सर्वर नेम दें, डेटाबेस ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं याद तो आप इसको छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली आपको सारे डेटाबेसेस शो कर देगा। जैसे अब यहाँ पे टोटल 4 डेटाबेसेस आ रहे हैं, 2 बिल्ट इन डेटाबेसेस हैं, 2 मैंने क्रिएट किए हुए हैं, एक ट्रेनिंग के नाम से है और एक मेन डेटाबेस के नाम से है। तो मैं मेन डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ,
और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास इसके टेबल भी आ जाएंगे। अब टेबल जो भी मैंने इंपोर्ट करना है, अगर 2020 का टेबल इसको लोड कर लूं तो ये टेबल मेरा डेटा मॉडल में चला जाएगा। रीजनल डैशबोर्ड 2020 11,000 रोज उसने लोड कर ली हैं। और अगर हम डेटा मॉडल में जाके इसको देखें तो यहाँ पर एक फोर्थ टेबल भी जो है वो इस तरह से बन गया, वही सारे कॉलम्स और वही सारी चीजें। तो इस तरह से हम डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं एसक्यूएल से भी। अब हम चलते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। मैंने आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर दिया, आपको मिल गया डेटा। आपने डेटा मॉडल के अंदर डेटा लोड करना है। 3 आपके टेबल बनेंगे, बंडल्स का, टॉपअप का और शीट 1 का, या जैसे आपके पास फोल्डर नेम है 964 ML और शीट 1, ये 3 टेबल बनेंगे। इनके रिलेशनशिप आपने बिल्ड करने हैं। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद टोटल 3 डिफरेंट पिवट टेबल आपने ड्रॉ करने हैं। अब वो पिवट टेबल कैसे होंगे? इंसर्ट करें, पिवट टेबल में जाएं, यहां से रिलेशनशिप इसका बनाएं और पहला पिवट टेबल होगा, रीजन रोज में आएगा और ओपनिंग बैलेंस वैल्यूज में आ जाएगा। आप करंट बैलेंस भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। दूसरा पिवट टेबल भी आप यहीं पे इसी तरह ड्रॉ करेंगे और इसमें रीजन को आप रोज में ऐड करेंगे। शीट 1 में सिर्फ आप रीजन ले रहे होंगे। बंडल्स में से आपने रेवेन्यू और फी रेवेन्यू रिकॉर्डेड, ये 2 कॉलम लेने हैं। कुछ इस तरह से हो जाएगा। और एक तीसरा पिवट टेबल आपने लगाना है, इंसर्ट और पिवट टेबल। यहां से फिर आप कनेक्शन चूज करेंगे और शीट 1 से आपने रीजन रोज में ऐड करना है और टॉपअप से ट्रांजैक्शंस और ML अमाउंट, ये 2 चीजें इस तरह से ऐड करनी है। आपके पास टोटल 3 पिवट टेबल इस तरह से बन जाएंगे। अब आपने किसी एक पिवट टेबल पे क्लिक करना है, इंसर्ट में जाएं और यहां से आपने स्लाइसर ऐड कर देना है। स्लाइसर शीट 1 के ऊपर होगा और वो स्लाइसर आप ऐड करेंगे रीजन के ऊपर। इस तरह से करना आपने ये है कि जब मैं रीजन सेलेक्ट करूं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पिवट टेबल जो है वो समराइज हुआ है, आपके ये बाकी के टेबल भी समराइज होने चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपने स्लाइसर पे राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है। जब रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे तो आपके पास ये तीनों पिवट टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। तीनों पिवट टेबल आपने सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये सारे के सारे पिवट टेबल आपके स्लाइसर के साथ लिंक हो गए। ठीक है, तो एक पिवट के साथ, एक स्लाइसर के साथ आप मल्टीपल पिवट टेबल्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस स्लाइसर्स की भी कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे मैं इस स्लाइसर के ऊपर क्लिक करता हूं और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर देता हूं। ये देखें ऑप्शंस का एक टैब आ रहा है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स का ऑप्शन है और मैं ये इंक्रीज कर देता हूं। उसके अलावा आप इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर ही देखें, यहाँ पे कलर स्कीम आ रही है तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। बस इतनी सारी असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को लेके कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट है हमारे पास इस सेशन में, फिर हम नेक्स्ट सेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वैसे एक जनरल क्वेश्चन है जी जी कि सर देखें मोरलेस पावर बीआई में भी यही काम कर रहे होते हैं, और अगर एक्सेस की बात करें तो उसमें भी यही काम हो रहा होता है कि हम टेबल्स इंपोर्ट करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और उसके जो है ना वो समरीज बिल्ड करते हैं।
तो जी ये 3 डिफरेंट फंक्शनैलिटीज क्यों बनाई गई हैं, इसमें डिफरेंस क्या है इन तीनों के अंदर? अच्छा, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, वो तो बेसिकली आपका एक डेटाबेस है और उसके ऊपर आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर आपने उस पर काम किया हुआ है तो उसके अंदर आप फॉर्म्स डेवलप कर रहे होते हैं, आप रिपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक डेटाबेस होता है जो कि एंड टू एंड हर चीज दिखा रहा होता है। जो पावर टूल्स है ना, इनकी नीड उस वक्त जरूरत पेश आई थी। एक्सेल का यूज तमाम माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें सबसे ज्यादा है। ऑफिस के अंदर जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए एक्सेल यूज किया जाता था। एक्सेल के अंदर फिर उन्होंने वो जो फंक्शनैलिटी एक्सेस के अंदर थी उसको ऐड करना शुरू किया पावर पिवट के अंदर। फिर इसके अंदर डेटा मॉडलिंग आ गई। डेटा मॉडलिंग वहां पे भी करते थे, यहाँ पे भी करते हैं। फिर इसके अंदर पावर व्यू आ गया, फिर पावर क्यूरी को इंक्लूड किया। अब पावर क्यूरी आने से एक्सेस की बहुत सारी चीजें जो हम वहां पे नहीं कर सकते वो अब यहाँ पे करने लग गए। उसके बाद उन्होंने फिर पावर बीआई को इंट्रोड्यूस कराया था कि पावर बीआई बेसिकली स्टैंड अलोन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उसके पावर बीआई के अंदर आप मैप के ऊपर भी डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि इन दोनों में नहीं कर सकते। एक्सेस में भी नहीं आप मैप के ऊपर डिस्प्ले कर सकते और एक्सेल के अंदर भी नहीं कर सकते। इसी तरह से उसके जो विजुअल्स हैं वो बड़े पावरफुल हैं। आपने काम किया हुआ उसके ऊपर, बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप वन टाइम उस पर काम करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, वो रिफ्रेश भी खुद करके देता है आपको। आप वेबसाइट के अंदर अपना जो भी विजुअल्स है या जो भी रिपोर्ट आपने बनाई है वो वेबसाइट में एम्बेड भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन में एम्बेड कर सकते हैं। उसकी एपीआईज हैं वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, वहां पे थोड़ी सी लिमिटेशन है, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक्सेल के केस में हमारी शायद कंपनी ने खर्च किए हुए होंगे। तो वहां पे भी आपको प्रो या प्रीमियम वर्जन परचेज करना पड़ता है। वो परचेज करने के बाद वर्क स्पेसेस आप ऐड कर उसमें बनाते हैं। फिर आप पावर बीआई के अंदर यूजर्स को एक लिमिट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, डेटा पॉइंट तक, कि इससे ज्यादा वो एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपने पावर बीआई सोर्स के ऊपर काम किया हो तो वहां पर प्रॉपर एक यूजर मैनेजमेंट का यूजर मैनेजमेंट स्टूडियो है, जिसमें आप जाके किसी भी रिपोर्ट के ऊपर किस यूजर को क्या चीज अलाउ करनी है वो वहां पे जाके मैनेज कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा, बल्कि मैं मेरा जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एशियन कंट्रीज अभी भी एक्सेल वगैरह में बहुत ज्यादा वो जा रहे हैं, लेकिन गोरा छोड़ गया एक्सेल को। वो कुछ दोस्त हैं ऑस्ट्रेलियन या यूके में भी एक दोस्त है, तो वो बताता है कि हमारे जो यहाँ पे जॉब्स आती है ना वो ज्यादातर एसक्यूएल और पावर बीआई की आ रही होती हैं। एक्सेल रिलेटेड कोई जॉब नहीं आ रही। ना ही कोई पूछता है आपको एक्सेल आता है नहीं आता। वो चीजों को डेटाबेस से डायरेक्टली पावर बीआई के ऊपर लेके जाते हैं। और एक्सेस का तो यूज ऑलमोस्ट लोग छोड़ गए हैं। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी एक्सेस को यूज करते हैं। पता नहीं वो किस वजह से करते हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जो कि वो यहाँ पे उनको नहीं मिलती एक्सेल में या पावर बीआई के अंदर, और वो अभी तक, या शायद उनको वो किसी अच्छे टाइम में सीखा था और आज भी उसी तरह से आता है। अगर आपने फॉक्स प्रो पे काम किया हो तो फॉक्स प्रो में इसी तरह की चीजें यूज होती थी। फॉक्स प्रो में भी डेटा मॉडलिंग होती थी, डेटा बेस होता था, फॉर्म्स बनते थे। इसी तरह उससे पहले डी बेस, एफ बेस वगैरह होते थे, उनमें भी ऐसी था। अच्छा, ये तकरीबन 1 मिनट से भी कम रह गया, तो इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज।